12 अगस्त 1997 सुबह के करीब 10 बजे का वक्त था। जगह मुंबई का जुहू इलाका। गुलशन कुमार अपने घर से निकलते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। वो मंदिर में पहुंचते हैं, पूजा करते हैं और करीब 11:15 बजे मंदिर से बाहर निकलते हैं। मंदिर के बाहर ही 3 लोग खड़े हुए थे। वो तीनों लोग गुलशन कुमार के पास आते हैं और उनके ऊपर ताबड़तोड़ 16 गोलियां बरसा देते हैं। इसके बाद वो तीनों लोग एक टैक्सी में बैठकर वहां से फरार हो जाते हैं। दोस्तों, ये 90 के दशक का वो दौर था जब अंडरवर्ल्ड को एक्सटॉर्शन ना देने पर किसी को भी मार देना एक आम बात हुआ करती थी। गुलशन कुमार की असली कहानी शुरू होती है 80 के दशक की शुरुआत में। गुलशन कुमार के पिता की पुरानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में गोलचा सिनेमा हॉल के पास एक जूस की दुकान हुआ करती थी। बचपन में गुलशन कुमार अपने पिता के साथ जूस की दुकान पर काम करते थे। फिर धीरे धीरे उनके पिता ने एक बड़ी दुकान ली और कैसेट और टेप रिकॉर्डर बेचना शुरू किया और फिर बेचने के साथ ही रिपेयर का काम भी शुरू किया। ये दुकान अच्छी चलने लगी। उस वक्त गुलशन कुमार ने सोचा कि क्यों ना वो म्यूजिक इंडस्ट्री में जाएं और कैसेट बनाएं। इसके बाद गुलशन कुमार अपने इस आइडिया पर काम करते रहे। फिर कुछ समय बाद इन्होंने नोएडा में अपना एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाया और कैसेट का बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में गुलशन कुमार धार्मिक गानों की कैसेट बनाते और उन्हें मार्केट में बहुत ही सस्ते रेट्स में बेचते। इन सस्ते रेट्स की वजह से उनके कैसेट भी बहुत पॉपुलर होने लगे। अब क्योंकि इनके कैसेट्स बाकी म्यूजिक कंपनियों के मुकाबले बहुत सस्ते होते थे, तो म्यूजिक इंडस्ट्री में भी एक तरह से क्रांति आ गई थी। उस वक्त रिलीज होने वाले 65% गानों के राइट्स गुलशन कुमार के पास होते थे और 95-96 आते आते इनका टर्नओवर 350 करोड़ हो चुका था। गुलशन कुमार ने उस वक्त बहुत से सिंगर्स को रातों रात स्टार बना दिया, जिनमें सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू जैसे लोग भी शामिल थे। नए सिंगर्स के साथ ही वो नए म्यूजिक डायरेक्टर्स को भी मौका देने लगे। इन्हीं म्यूजिक डायरेक्टर्स में एक जोड़ी थी नदीम श्रवण की जोड़ी, जिन्होंने आशिकी, साजन, दिल है कि मानता नहीं जैसी कई फिल्मों में म्यूजिक देकर नाम कमाया। लेकिन गुलशन कुमार की एक खासियत थी, जब भी उनके साथ काम शुरू करने वाला कोई बड़ा स्टार बन जाता तो वो उससे किनारा करने लगते और फिर से नए लोगों को मौका देकर उन्हें निखारने लगते। लेकिन नदीम श्रवण की जोड़ी के नदीम सैफी को लगा कि गुलशन कुमार उनका करियर खराब करना चाहते हैं। दरअसल हुआ ये कि नदीम ने कुछ गाने गाए, लेकिन उनका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। हालांकि नदीम म्यूजिक डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, लेकिन बतौर सिंगर वो कामयाब नहीं हो रहे थे। इससे गुलशन कुमार को भी घाटा होने लगा। उन्होंने नदीम सैफी को गाने ना गाने की सलाह भी दी, लेकिन नदीम नहीं माने। फिर भी पुरानी दोस्ती के चलते गुलशन कुमार ने नदीम के कुछ गानों को प्रमोट किया, लेकिन वो गाने नहीं चले। उनका कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। इस दौरान में नदीम श्रवण एस्टैब्लिश म्यूजिक डायरेक्टर हो गए थे और गुलशन कुमार की खासियत थी कि वो सिर्फ नए लोगों को मौका देते थे। गुलशन कुमार ने अब नदीम के गानों को प्रमोट करना बंद कर दिया। इन दोनों के बीच अब दूरियां बनने लगी। नदीम को यह लगा कि गुलशन कुमार उसका करियर खराब करना चाहते हैं। ना तो वो उसे काम दे रहे हैं और ना ही उसके गानों को प्रमोट कर रहे हैं। इस वक्त तक गुलशन कुमार का नाम म्यूजिक इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा हो चुका था। बात है सन 1996 की। उस वक्त मुंबई में अंडरवर्ल्ड का दबदबा हुआ करता था और बड़े लोगों से एक्सटॉर्शन मांगना एक आम बात हुआ करती थी। तो इसी दौरान अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम ने भी जान की सलामती के लिए गुलशन कुमार से पैसे मांगे और उस वक्त गुलशन कुमार ने कुछ करोड़ रुपए दिए भी पहली बार में। इधर नदीम के भी अंडरवर्ल्ड से अच्छे रिश्ते थे। नदीम को इस बात का बुरा लगा कि गुलशन कुमार उसका कैरियर खराब कर रहे हैं, उसे काम नहीं दे रहे और उसके गानों को भी प्रमोट नहीं कर रहे हैं। अंडरवर्ल्ड में नदीम के रिश्ते अनीस इब्राहिम, जो दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई था, और खासतौर पर अबू सालेम से थे। उसने अबू सालेम से कांटेक्ट किया और गुलशन कुमार की ये पूरी बात बताई। 5 अगस्त 1997 को अबू सालेम ने फिर दोबारा गुलशन कुमार को फोन करके 10 करोड़ रुपए मांगे और नदीम के गानों को प्रमोट करने के लिए भी कहा। लेकिन गुलशन कुमार ने पैसे देने से मना कर दिया और नदीम के बारे में कहा कि उसके गाने फ्लॉप हैं। लेकिन अबू सालेम नहीं माना और गुलशन कुमार को जान से मारने की धमकी दी। गुलशन कुमार ने इस बात को अपने भाई को बताया, जिस पर उन्होंने पुलिस को ये बात बताने की सलाह दी। लेकिन गुलशन कुमार ने यह कहते हुए पुलिस में जाने से मना कर दिया कि क्यों पुलिस में जाकर इस बात को बढ़ाया जाए।
3 दिन बाद 8 अगस्त 1997 को अबू सालिम फिर से गुलशन कुमार को फोन करता है और कहता है कि ना तो तुम पैसे दे रहे हो और ना ही पुलिस में जा रहे हो। लगता है तुम अंडरवर्ल्ड को सीरियसली नहीं लेते। अब अपनी मौत के जिम्मेदार तुम खुद ही होगे। कहा जाता है कि उस वक्त गुलशन कुमार ने यह कहते हुए पैसे देने से मना कर दिया था कि तुमको पैसे देने से तो अच्छा है मैं इन पैसों से वैष्णो देवी में भंडारा करा दूं। और फिर इसी के बाद 12 अगस्त 1997 को जब रोज की तरह गुलशन कुमार जीतेश्वर महादेव के मंदिर में पूजा करने गए, क्योंकि गुलशन कुमार बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे तो वो जब भी मुंबई में होते तो सुबह और शाम उस मंदिर में पूजा करने जरूर जाते। और उस दिन भी वो अपने ड्राइवर के साथ मंदिर में पूजा करने पहुंचे। फिर जैसे ही गुलशन कुमार पूजा करके मंदिर से बाहर आए तो पहले से ही बाहर खड़े हुए 3 शूटरों ने गुलशन कुमार के ऊपर ताबड़तोड़ 16 गोलियां दाग दी। उसके बाद वो तीनों शूटर वहीं खड़ी एक टैक्सी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद गुलशन कुमार को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां डॉक्टर उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर देते हैं। उसी दिन शाम को गुलशन कुमार की बॉडी को दिल्ली लाया जाता है। उनकी मौत की खबर से पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में भी मातम छा जाता है। उनके मुंबई के कई दोस्त भी दिल्ली पहुंचते हैं। मुंबई के कई बड़े फिल्मी सितारे भी उनके अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली पहुंचते हैं। लेकिन इन सब में नदीम मिसिंग था। वो इंडिया छोड़कर लंदन जा चुका था। अब पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है और गुलशन कुमार की हत्या के 4 दिन बाद 16 अगस्त 1997 को अबू सलेम के गैंग के 2 लोगों जावेद और रफीक को गिरफ्तार करती है। पुलिस जब इनसे पूछताछ शुरू करती है तो ये पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल हुआ ये था कि गुलशन कुमार की हत्या से कुछ महीने पहले मई 1997 में दुबई में अनीस इब्राहिम, जो दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई है, उसके ऑफिस में अनीस, अबू सालिम और अयूब ये तीनों एक मीटिंग करते हैं। इस मीटिंग में अबू सालिम अनीस इब्राहिम से कहता है कि गुलशन कुमार ने पहली किस्त तो दे दी है लेकिन अब पैसे नहीं दे रहा है और ना ही नदीम के गानों को प्रमोट कर रहा है। कहा जाता है कि फिर उसी मीटिंग में गुलशन कुमार को मारने का प्लान बनाया गया। इसके लिए फिर 3 शूटर्स को हायर किया गया और फिर इन तीनों शूटर्स ने 12 अगस्त को गुलशन कुमार की हत्या की। इसके कुछ ही दिन बाद पुलिस दाऊद मर्चेंट और बाकी के 2 शूटरों को अरेस्ट करती है जिन्होंने गुलशन कुमार पर गोलियां दागी थी। इन शूटरों के अलावा पुलिस की पूछताछ में एक और बड़ा नाम निकलकर सामने आया जिसने सबको चौंका दिया और वो नाम था टिप्स म्यूजिक कंपनी के मालिक रमेश तौरानी का, जिन्होंने गुलशन कुमार के मर्डर के बाद उन शूटर्स को 25 लाख रुपए दिए थे। इसके बाद फिर रमेश तौरानी को भी गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले में कुल 19 अलग अलग लोगों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन सब लोगों के ऊपर कोर्ट में मुकदमा चलाया गया और फिर 2001 में मुंबई की सेशन कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाती है। इन 19 लोगों में जो मेन शूटर दाऊद मर्चेंट था उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। फांसी इसलिए नहीं दी गई क्योंकि उसने किसी और के कहने पर कत्ल किया था और पुख्ता सबूत ना होने के कारण रमेश तौरानी और बाकी के सभी लोगों को बरी कर दिया गया और नदीम का इंतजार पुलिस करती ही रह गई, लेकिन वो फिर कभी वापस नहीं आया। भारत सरकार ने प्रत्यर्पण की संधि के तहत नदीम को भारत लाने की कोशिश भी की, लेकिन जरूरी सबूत नहीं होने के कारण ब्रिटेन की सरकार ने उसे नहीं सौंपा। वहीं अबू सलेम को जब 2005 में भारत लाया गया तो उस पर गुलशन कुमार के मर्डर का मुकदमा चला ही नहीं, क्योंकि जब पुर्तगाल से जिन केसों में उस पर मुकदमा चलाने के लिए भारत लाया गया उनमें गुलशन कुमार मर्डर केस का कहीं जिक्र ही नहीं था। कुल मिलाकर इस केस में बस एक ही आरोपी दाऊद मर्चेंट को सजा सुनाई गई, जिसके बाद उसने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया, लेकिन दोनों ही कोर्ट ने उसकी उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। आज भले ही गुलशन कुमार इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी विरासत को उनके बेटे भूषण और बेटी तुलसी ने बखूबी जिंदा रखा है। टी सीरीज आज भी भारत की नंबर 1 म्यूजिक कंपनी है और उनके द्वारा शुरू किया गया वैष्णो देवी का भंडारा आज भी उसी तरह से चल रहा है जैसा उन्होंने शुरू किया था। दोस्तों, ये थी गुलशन कुमार की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आगे आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही किसी और कहानी के अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।